नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। यूट्यूब पर जाकर आप सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए 80 से अधिक वीडियो को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। इन वीडियो में से अधिकांश का संबंध सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली, सहकारी समिति के निर्वाचन, सहकारी समितियों के क्रियाकलाप आदि से है। चूँकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने इतिहास में एमए तथा पीएचडी किया है, इसलिए यदा कदा मैं ज्वलनशील ऐतिहासिक मुद्दों पर भी वीडियो अपलोड करता हूँ। खैर, आज का वीडियो का संदर्भ सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी से है। बिहार के विभिन्न हिस्सों से पदाधिकारियों और सहकारी समिति के अध्यक्षों द्वारा प्रबंध समिति से जुड़े कतिपय बिंदुओं के संबंध में मुझसे निरंतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिनमें से कुछ का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आज दे रहा हूँ। आपको यह जानना चाहिए कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथासंशोधित शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 अपने अस्तित्व में आने के बाद कई बार संशोधन के दौर से गुजरा है। सबसे अद्यतन संशोधन 2024 में हुआ है, जिसके द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के गठन का प्रावधान किया गया है। इन संशोधनों द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के कई प्रावधानों को संशोधित किया गया है, या नए प्रावधानों को शामिल किया गया है, या पुराने प्रावधानों को विलोपित किया गया है। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि निबंधित सहकारी सोसाइटी का प्रबंधन इस अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार गठित प्रबंध समिति में होगा। मतलब किसी भी निबंधित सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन प्रबंध समिति में निहित होगा, बशर्ते उसका गठन 1935 के अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली और सहकारी समिति के विधियों के अनुसार हुआ। अब प्रबंध समिति के गठन के संबंध में थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा, और मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि प्रबंध समिति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति, निदेशक परिषद, शासी निकाय। इसमें कहीं से गलतफहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 2 अंग का संदर्भ देना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबंध समिति, चाहे जो भी इसका नाम हो, जिसे सहकारी समिति के कामकाज का प्रबंधन सौंपा गया है। इसलिए अब इसमें कहीं से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रबंध समिति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कार्यकारिणी समिति, शासी इकाई अलग अलग चीज़ें हैं। सब एक ही चीज़ बोर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 क में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की विधि के किसी प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन निबंधित प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 तथा उसके अधीन बनी नियमावली, सपठित
बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अधीन विहित रीति से किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो भी निबंधित सहकारी सोसाइटी हैं उनके विधियों में कोई अन्य बात हो तो भी उनके होते हुए भी इन सभी तरह की सहकारी सोसाइटियों का, चाहे वह प्राथमिक स्तर की सहकारी सोसाइटी हो या केंद्रीय स्तर की सहकारी सोसाइटी हो या शीर्ष अथवा राज्य स्तर की सहकारी सोसाइटी हो, उनके निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार को दिया गया है, जिसका गठन बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार अधिनियम 2008 के अंतर्गत हुआ है। और इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार नियमावली का भी निर्माण किया गया है। तो बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार को जिम्मेवारी दी गई है कि वह सहकारी समितियों के प्रबंधन समिति का निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार अधिनियम 2008, उसके अंतर्गत बनी नियमावली और बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 तथा उसके अंतर्गत बनी नियमावली के अनुसार करेगा। आपको मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अनुसार नियमावली भी बनी है, जिन्हें हम लोग बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के रूप में जानते हैं, और इसमें भी कई बार संशोधन हुआ है। अब मैं नियमावली की चर्चा की तो यहाँ अधिनियम की धारा 66 में ही राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अधिनियम के अधीन जो भी नियमावली बनाने का कार्य है वह नियमावली बना सकती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 21 क के प्रंतुक के अनुसार नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदधारियों का निर्वाचन इसके प्रारंभिक आम सभा में नियम 20 के उपनियम 2 के क से अंग तक के अनुसार होगा। यह मैंने आपको यह इसलिए बताया कि जो अधिनियम की धारा 14 क है वह कहती है कि सभी प्रबंध समिति का निर्वाचन जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित है उसके निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और इस अपवाद का जो उल्लेख है वह बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 21 क के प्रंतुक में है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदधारियों का निर्वाचन इसके प्रारंभिक आम सभा में नियम 20 के उपनियम 2 के क से अंग तक के अनुसार होगा। कहने का मतलब है कि यदि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किसी नवनिबंधित सहकारी समिति है, किसी सहकारी समिति का निबंधन तुरंत हुआ है, तो उसका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार द्वारा नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली है उसके नियम 20 के उपनियम 2 के क के से अंग तक के अनुसार होगा। अब थोड़ा हम लोग देखें कि यह नियम क्या कहता है। तो नियमावली का नियम 20(2) जो है उसका संबंध प्रारंभिक आम सभा से है। नियम 20 के उपनियम 2 के क में कहा गया है कि किसी सहकारी सोसाइटी के निबंधन की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी लिखित अनुमति निबंधक के द्वारा दी गई हो, सोसाइटी अपनी प्रथम प्रारंभिक आम सभा आयोजित करेगी, जिसमें केवल ऐसे व्यक्ति ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने सोसाइटी के निबंधन हेतु आवेदन पर हस्ताक्षर किया है। तो नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी के लिए 90 दिनों के भीतर या निबंधक द्वारा लिखित अनुमति से बढ़ाई गई अवधि के भीतर एक प्रारंभिक आम सभा करने का प्रावधान है, का नियम किया गया है, और उसमें केवल ऐसे ही व्यक्ति भाग लेंगे जिन्होंने सोसाइटी के निबंधन के समय उस पर अपना दस्तखत किया है। अब हम देखें कि इस प्रारंभिक आम सभा का क्या काम है। तो इसमें यह कहा गया है, नियम 20 के उपनियम 2 के घ जो नियम 20 है उसका उपनियम 2 है, उसकी कंडिका घ के 6 में हम आते हैं रोमन 6 में। तो उसमें प्रारंभिक आम सभा के कार्य के रूप में अधिनियम, नियमावली तथा सोसाइटी की विधियों के अनुसार प्रबंध समिति के गठन के कार्य का भी उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रारंभिक आम सभा अन्य कार्यक्रमों के अलावा जो नई निबंधित सहकारी समिति है उसकी प्रबंध समिति के गठन अधिनियम, नियमावली और विधियों के अनुसार करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुनः बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के
नियम 20 के उपनियम 2 के कंडिका अंगम यह कहा गया है कि निबंधक द्वारा निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रारंभिक आमसभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा पदधारियों का निर्वाचन ऐसी रीति से कराया जाएगा जो निष्पक्ष निर्वाचन में सहायक हो और निर्वाचन से संबंधित सभी नियमानुकूल आपत्तियों पर उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विदित हो कि नियम 20 के उपनियम 2 की कंडिका घ के 1 में प्रारंभिक आमसभा का पहला काम दिया गया है कि वह अध्यक्षता करने के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेगा और निर्वाचन का कार्य हाथ उठाकर होगा। तो दो चीज़ यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। कहने का अभिप्राय है कि जो नवनिबंधित सहकारी समिति हैं उनके प्रबंधन समिति का गठन प्रारंभिक आमसभा द्वारा ही किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पदधारी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 1935 के अधिनियम की धारा 266 में कहा गया है कि पदधारी से अभिप्रेत है सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष और किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति। मतलब जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें प्रबंधन समिति का जो निर्वाचन होता है उसमें सदस्यों का निर्वाचन होता है और पदधारियों का निर्वाचन होता है, यह समझने की ज़रूरत है। और पदधारी में जैसे भी स्थिति है, जैसे यदि पैक्स में है तो केवल अध्यक्ष हैं, यदि आप DCCBA में चले जाएँ तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं, आप फिशरीज कोऑपरेटिव में चले जाएँ तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह से वो लोग पदधारी के श्रेणी में आते हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आगे करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, नवनिबंधित सहकारी समिति का निर्वाचन प्रारंभिक आमसभा द्वारा कर लिया गया, लेकिन इसकी अवधि क्या होगी? क्योंकि एक्ट में स्पष्ट उल्लेख, रूल्स में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक्ट में इसका उल्लेख है। एक्ट में उल्लेख जनरल है, यह किसी खास के लिए नहीं है, जनरल है उल्लेख यह किया गया है। और वो 1935 के अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 9 में कहा गया है कि किसी सहकारी समिति के नियमों या विधियों में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदधारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्षों की होगी और पदधारियों की पदावधि बोर्ड की सहविस्तारी होगी। देखिए, जो 14 का 9 कहता है कि निर्वाचन की तिथि से 5 साल होगा और नवनिबंधित सहकारी समिति के निर्वाचन की जिम्मेवारी प्रारंभिक आमसभा को दी गई है। तो इससे यह संदर्भ लिया जा सकता है कि जो नवनिबंधित सहकारी समिति हैं उनके प्रारंभिक आमसभा द्वारा यदि बोर्ड का निर्वाचन किया जाता है तो उसकी कार्यविधि भी 5 साल की होगी। इसमें थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ कर देना चाहूँगा, या मैं करूँगा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 28। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 28 के प्रंतुक में यह कहा गया है, धारा 28 में वहाँ भी बोर्ड की अवधि का जिक्र है और उसे भी 5 वर्ष कहा गया है, लेकिन उसमें प्रंतुक है। प्रंतुक में यह कहा गया है कि प्रथम बोर्ड की अवधि सहकारी समिति के निबंधन की तारीख से 12 माह से अधिक नहीं होगी। वहाँ तो स्पष्ट कर दिया गया स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम में कि प्रथम बोर्ड के गठन से 12 माह के अंदर करना ही है, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और नवनिबंधित सहकारी समिति के निर्वाचन की जिम्मेवारी नियमावली के अनुसार प्रारंभिक आमसभा को दी गई है। और प्रारंभिक आमसभा यदि कोई बोर्ड का निर्वाचन करता है तो 1935 के अधिनियम की धारा 14 के 9 के अनुसार बोर्ड का कार्यावधि 5 साल होने का नियम उस पर भी लागू होना चाहिए। यह सोचने की बात है। और इसलिए प्राय जब लोग नया निबंधन करते हैं 1935 की सहकारी समिति का, तो उसके बोर्ड का निर्वाचन 5 साल के बाद ही कराते हैं। एक प्रश्न था जिसका मैंने उत्तर देने की कोशिश की है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक इससे सहमत या असहमत होते हैं। लेकिन जो विभिन्न प्रावधान है उसका मैंने अधिनियम का, नियमावली का और स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम का, उसका मैंने उल्लेख किया है। स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम में तो स्पष्ट रूप से धारा 28 के प्रंतु में कह दिया गया है कि नहीं, 1 साल ही उनकी अवधि है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि नियमावली में कहीं उल्लेख नहीं है कि जो प्रारंभिक आमसभा द्वारा निर्वाचित बोर्ड है उसका कार्यकाल कितना होगा, लेकिन जब हम अधिनियम की धारा 14(9) का संदर्भ लेते हैं तो यह हमें स्पष्ट होता है कि अभी 5 साल के लिए है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब
एक प्रश्न यह है कि सदस्य संख्या को लेकर है। तो जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 के अनुसार इस अधिनियम या इस अधिनियम की अधीन बनाई गई नियमावली या विधियों के किसी प्रावधान के होते हुए भी सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में पदधारक या पदधारकों सहित शीर्ष एवं राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी में अधिकतम 17, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी में 15 और प्राथमिक सहकारी सोसाइटी में 13 सदस्य होगा। अधिनियम की धारा 14(2) में स्पष्ट कर दिया गया है कि एपेक्स या स्टेट लेवल की जो सहकारी सोसाइटी है उनके प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 17 है। जो सेंट्रल सोसाइटी है उनकी सदस्य संख्या अधिकतम 15 है और जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनके प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 13 है। इसमें ही समाहित है जो पदेन सदस्य होते हैं। थोड़ी सी स्थिति में आगे स्पष्ट कर देना चाहूँगा। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 4 के क में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी निबंधित सोसाइटी की विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिस निबंधित सोसाइटी में राज्य सरकार ने 30 लाख रुपया से अधिक हिस्सा पूंजी में सीधा निवेश किया हो, उस सोसाइटी की प्रबंध समिति में राज्य सरकार 3 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगी। जो सदस्य संख्या है उसमें 3 सदस्यों को यदि राज्य सरकार ने सीधे रूप में किसी भी सहकारी सोसाइटी में हिस्सा मद में 30 लाख रुपया से ज़्यादा निवेश किया है तो उसको किसी भी सहकारी समिति की प्रबंध समिति में 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। परंतु यहाँ एक अपवाद है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। अपवाद यह है कि 1935 की अधिनियम की धारा 44 क भ की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों की प्रबंध समिति में सरकार का केवल एक नामित सदस्य होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं। ठीक है, अन्य सोसाइटी के संबंध में प्रावधान कुछ भी हो, लेकिन धारा 44 क भ में यह कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति में राज्य सरकार द्वारा नामित केवल एक सदस्य हो गया। और उसी में यह आगे कहा गया है धारा 44 क भ के उपधारा 2 में कि पैक्स में राज्य सरकार का कोई सदस्य नामित नहीं होगा। और यह जो धारा है यह चैप्टर 6D का अंग है और चैप्टर 6D के संबंध में धारा 44 क न में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के किसी दूसरे अध्याय अथवा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश के किसी प्रतिकूल असंगत बात होने पर भी अध्याय 6D में जो प्रावधान है उनका अधिभावी प्रभाव होगा। ठीक है, 14(4) क में आपने कहा कि 30 लाख रुपया से अधिक है तो वहाँ हम 3 सदस्य को भी राज्य सरकार नॉमिनेट करेगी, यह प्रावधान किया गया। लेकिन चैप्टर 6D में इस पर राइटर लगा दिया गया और चूँकि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसलिए DCCB SCB में राज्य सरकार एक ही सदस्य को नामित करती है और पैक्स में वो किसी सदस्य को नामित नहीं करती है। और राज्य सरकार ने आज हाल के दिनों में एक पत्र निकाल कर DCCB में जो प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक है उनको सदस्य के रूप में नामित किया है। अब जो एक प्रोविज़न यह है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो नामित सदस्य हैं उनकी अवधि क्या होगी। धारा 14(9) में तो 5 साल का पीरियड दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो है उनकी अवधि क्या होगी, उनकी कार्यावधि क्या होगी। तो इसमें स्पष्ट किया गया है अधिनियम की जो धारा 14 की उपधारा 7 है उसमें उल्लेख है कि उपधारा 9 के प्रावधानों के होते हुए भी प्रबंध समिति के नाम निर्देशित सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, अर्थात उन्हें हटाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होगा। उन पर 5 साल का टर्म कहीं से बाध्यकारी नहीं है और उन्हें कोई दूसरा सक्षम प्राधिकार नहीं है। अब न्यायालय की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन केवल उन्हें राज्य सरकार को ही हटाने का अधिकार है। राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, 5 साल रहें, 10 साल रहें, 2 साल रहें, 1 साल रहें। यह स्पष्ट है कि हुआ 14 की उपधारा 7 के अनुसार कि वे राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, भले ही 14 की उपधारा 9 में
बोर्ड के अन्य सदस्यों की कार्यावधि 5 साल निर्धारित की गई है। अब थोड़ा सा मैं एक और बिंदु है, विवाद का विषय है, वह कभी कभी होता है कि नहीं, यदि बोर्ड की बैठक में लगातार 3 बैठक या 4 बैठक में सदस्य अनुपस्थित होते हैं तो उनका क्या होगा। इस संबंध में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। बिहार स्वावलंबी सहकारी अधिनियम 1996 की धारा 26 की उपधारा 4 की कंडिका क का, इसमें कहा गया है कि स्वावलंबी सहकारी समिति के बोर्ड का कोई निदेशक यदि बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे बिना इजाज़त के तो वह निदेशक नहीं रह जाएगा। और देखिए, यह प्रावधान कहीं कहीं 1935 की समितियों के संदर्भ में भी गलतफहमी उत्पन्न कर देता है। यह जो प्रावधान है स्वावलंबी सहकारी समितियों के लिए है। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 26 की उपधारा 4 की कंडिका क में कहा गया है कि यदि स्वावलंबी सहकारी समिति के बोर्ड का कोई सदस्य, कोई निदेशक यदि बिना अनुमति के बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तो वह बोर्ड का निदेशक नहीं रह जाएगा। इसी तरह का मिलता जुलता प्रावधान जो 1935 की निबंधित सहकारी समितियां हैं उनके बाईलॉज में भी है। जैसे यदि आप डीसीसीबी का बाईलॉज देखेंगे तो डीसीसीबी का बाईलॉज कहता है कि यदि कोई डायरेक्टर 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग में एब्सेंट हो जाए तो उसकी बोर्ड की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी तरह का उल्लेख आपको पैक्स की विधि में मिलता है। पैक्स की विधि की कंडिका 26 में उल्लेख है कि यदि प्रबंध समिति का सदस्य समिति की सभा लगातार 3 सभा में यदि वह भाग नहीं लेता है तो प्रबंध समिति तो वह सदस्यता से हट जाएगा। कंडिका पैक्स की विधियों की कंडिका 26 में भी इस बात की चर्चा है कि यदि प्रबंध समिति का सदस्य लगातार 3 सभाओं में भाग नहीं लेता है तो वह प्रबंध समिति की सदस्यता से हट जाएगा। तो लेकिन इस तरह का जो कोई भी उल्लेख हमारे 1935 का जो अधिनियम है या नियमावली में वह नहीं है, वह मुझे तो नहीं मिला है। मैंने इसको खोजा है, बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम में जरूर है। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति की अधिनियम 1996 की धारा 26 की उपधारा 4 क में स्पष्ट कहा गया है, यह तो उल्लेख है कि 3 बैठक में नहीं शामिल होंगे तो वे अध्यक्ष नहीं निदेशक नहीं रह जाएंगे। हमारे यहाँ कतिपय बाईलॉज में भी है, जैसे बैंक के बाईलॉज का उल्लेख किया मैंने, पैक्स के बाईलॉज का उल्लेख किया, लेकिन हमारे यहाँ अधिनियम या नियमावली में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर, कोई प्रबंध समिति का मेंबर यदि लगातार 3 बैठक या 4 बैठक में नहीं आए तो उसे हटा दिया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो हटाने की स्थिति है 1935 के निबंधित सहकारी समितियों के संदर्भ में मैंने कह रहा हूँ, 1935 के अंतर्गत जो निबंधित सहकारी समितियाँ हैं उसके अंतर्गत हटाने की स्थिति जो बनती है उसका प्रावधान अधिनियम में किया गया है। एक प्रावधान तो आपको बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 जो है कि धारा 6 में कहा गया है कि कोई भी जो सहकारी समिति है 1935 की अधिनियम निबंधित है तो उसका जो निर्वाचन हुआ, प्रबंधकारिणी का निर्वाचन, तो उसको निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के भीतर केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकेगी और इस निर्वाचन याचिका का निष्पादन निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 के अंतर्गत किया जाएगा। तो एक हटाने की स्थिति बनती है कि ठीक है, आप निर्वाचन याचिका दायर कर दिया और निर्वाचन याचिका में यदि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध या किसी निर्देशक के विरुद्ध या किसी पूरी प्रबंध समिति के खिलाफ फैसला आ जाए, उसके निर्वाचन को अवैध हो जाए तो उस निर्वाचन रद्द हो जाएगा और वो हटने की स्थिति बनेगी। दूसरा एक उल्लेख है जो अधिनियम में जो उल्लेख है वह है अयोग्यता के संबंध में कि किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति राज्य प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य रहने का योग्य नहीं होगा या निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तो अधिनियम में जो संदर्भ है वो केवल राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए दिया गया है। अन्य किसी सहकारी समिति के प्रबंध समिति की योग्यता की चर्चा अधिनियम में नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 44 ख में राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि कोई आदमी यदि लगातार 3 बैठक या 4 बैठक में अनुपस्थित होगा तो वह उसकी योग्यता मानी जाएगी प्रबंध समिति का सदस्य होने के लिए। अब हम बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली आते हैं। तो नियमावली रूप के
नियम 23 में, रूल 23 में अयोग्यता के संबंध में, प्रबंध समिति की अयोग्यता के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया है कि इस परिस्थिति में ही कोई व्यक्ति प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। और इसके लिए विस्तृत चर्चा की गई है कि जिसके बारे में मैं अगले अंक में आपसे उल्लेख करना चाहूँगा। और उसमें भी है कि यदि कोई आदमी अयोग्य हो जाता है तो किस तरह से हटेगा, सक्षम प्राधिकार कौन होगा, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो मैं अगले अंक में आपको सहकारी सोसाइटियों के प्रबंध समिति के सदस्यों की योग्यताएँ और यदि उनमें अयोग्यता आ जाए तो वे किस तरह से अपने पद का परित्याग करेंगे या पद से हटाए जा सकेंगे, उसकी चर्चा करूँगा। तब तक आपसे अनुरोध है, इस अंक में मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।